बेटा आज के टॉपिक की हेडिंग है मोमेंटम, इम्पल्स एंड कोलिजन। ये हेडिंग डाल लो पहले। हम थोड़ा थोड़ा इस ये पीडीएफ को यूज करेंगे इमेज दिखाने के लिए। बाकी हम लोग जूम पे ही मतलब व्हाइट बोर्ड पे ही करेंगे। हेडिंग नोट होगी बेटा? यस सर। हाँ। अब बेटा देखो, इस इमेज को दिखाने का पर्पस ये है कि तुम्हारे दिमाग में एक थॉट जाए कि किसी भी कोलिजन में जो डैमेज होता है वो मोमेंटम पे डिपेंड करता है बेटा। आंसर है ऑल डू द सेम अमाउंट ऑफ डैमेज। ये जो क्वेश्चन है कि एक बुलेट को, देखो क्वेश्चंस में क्या बोला गया, ध्यान से देखो। क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर हम मास को m रखें, वेलोसिटी को v रखें। अगले केस में मास को आधा किया गया है, वेलोसिटी को डबल कर दिया गया है। उसके बाद वेलोसिटी को आधा किया गया है, मास को डबल कर दिया गया है। तीनों केस में एक ही मोमेंटम है अगर आप देखोगे तो तीनों कैरेट पे डैमेज सेम करेंगी। क्या आपको ये बात समझ आ गई बेटा? आई होप आपको मोमेंटम का ये फॉर्मूला सबको पता होगा बेटा, m/v। पॉइंट मास के लिए आप ये फॉर्मूला याद रखोगे बेटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? हाँ सर। अच्छा ठीक है। मैं आप लोगों से कुछ छोटे छोटे सवाल पूछता हूँ। आई होप वो आपको पहले, एक बेटा मैंने आपको बताया था क्यूरियोसिटी सबसे बड़ी चीज होती है। फिजिक्स में इंटरेस्ट होना ज्यादा जरूरी है, तब जाके हमें पढ़ाई समझ आती है। मैं आप सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। आपके पास एक कार है और सामने आपके दोस्त के पास भी एक कार है, पर आपको दोस्त पे गुस्सा आ रहा था। आपकी स्पीड 80 है, दोस्त की स्पीड 60 है। ये आप और ये आपका दोस्त। तो ए आप हैं, आपने जाके बी को टक्कर मार दी। अगले केस में मैं बच्चों वाली सवाल पूछूंगा बेटा। आप लोग प्लीज पार्टिसिपेशन देते हुए मुझे ये बताइए, केस वन पहला वाला, केस टू दूसरा वाला, किस केस में डैमेज ज्यादा होगा? इन विच केस डैमेज विल बी मोर? इन विच केस डैमेज विल बी मोर? बताओ बेटा। हाँ बेटा, वेरी गुड। हाँ। प्रियंका, आपने इस वाले के लिए भेजा है या पिछले वाले के लिए भेजा है? बेटा आंसर इज केस नंबर टू। दिस विल कॉज मोर डैमेज। यानी रिलेटिव वेलोसिटी कोलिजन में ज्यादा मैटर करती है। देखो 30 और 30 जब अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी होगी 60 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी होगी 80 माइनस 20, 80 माइनस 60, 20 मीटर पर सेकेंड। बेटा क्या आपको ये समझ आया? अब एक और क्वेश्चन। केस फर्स्ट में केस फर्स्ट में बॉडी ए ज्यादा डैमेज होगी या बॉडी बी ज्यादा डैमेज होगी? इन दोनों केस में, मतलब अगले वाले केस में भी बताओ, कौन ज्यादा डैमेज होगा, किसको ज्यादा लॉस होगा कोलिजन में? बॉडी ए को या बी को? बेटा मेरी बात सुनो। होता क्या है, हमको लगता है कि बॉडी ए जाके बी को मार रही तो बी को ज्यादा डैमेज होगा। रियलिटी में हमेशा कोलिजन में डैमेज बराबर होता है, क्योंकि फोर्स हमेशा सेम लगता है। तो दोनों केसेस में आंसर है सेम। यहाँ पे भी सेम आंसर है, यहाँ पे भी सेम है। अब जिसकी बॉडी जितनी, बेटा फोर्स और इम्पैक्ट दोनों पे हमेशा सेम लगेगा। बॉडी ए जितना बी को फोर्स देगी, बी उतना उसको दे देगी, तो इम्पैक्ट दोनों पे सेम है। अब वो डिपेंड करता है कि इसकी मटेरियल स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी है। अगर बेटा हम इंडियन मारुति को देखो, एक अच्छी कार कंपनी ले लो कोई भी, और एक इंडियन मारुति कार ले लो। मारुति पापड़ की तरफ पिचक जाएगी अगर कोलिजन होगा। तो मटेरियल की स्ट्रेंथ भी होती है बेटा। हाँ बेटा, केस वन एंड केस टू बोथ बॉडी विल बी, बेटा पायल आपका सही है, केस वन और केस टू दोनों में इक्वली डैमेज्ड होगा। ठीक है? क्या आप मेरी बात समझे? अगर आप ये जानना,
बेटा अगर आप ये जानना चाहते हो कौन सी बॉडी पे ज्यादा डेंट पड़ेगा तो मटेरियल की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, लेकिन इम्पैक्ट ऑफ कोलिजन विल बी सेम ऑन ईच बॉडी। ठीक है, अब चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मतलब नेक्स्ट पे आते हैं। आओ आगे बढ़ते हैं बेटा। बेटा मैं जगह जगह रोकूंगा। बेटा किसी बच्चे को इसमें डाउट है, इस वाले फॉर्मूले में? हाँ या ना बताओ, हम आगे बढ़ जाएंगे। वेक्टर क्वांटिटी होता है मोमेंटम, पार्टिकल का मास है बेटा, ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला पॉइंट मास के लिए होता है। ठीक है, मोमेंटम लीनियर मोमेंटम एक ही चीज होता है। देख रहे हो इस डायग्राम से बेटा क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, कोई बताएगा मुझे? व्हाट यू कैन ऑब्जर्व फ्रॉम दिस डायग्राम बेटा? बेटा देखो जब एलएचएस और आरएचएस को ध्यान से देखोगे तो वेलोसिटी वेक्टर है, मोमेंटम ही वेक्टर है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत हुई बेटा? नो सर। बेटा आप लोग प्लीज थोड़ा सा खुल के जो भी चीज में प्रॉब्लम आती है बताया करो। और मोमेंटम वेक्टर है तो इसका एक्स कंपोनेंट होगा, इसका वाई कंपोनेंट होगा, इसका जेड होगा, क्योंकि हम वेलोसिटी को हमेशा वी एक्स वी वाई वी जेड लिख सकते हैं। अब बेटा पता है इस चैप्टर में कोलिजन में हमको इस तरह से देखना बड़ा जरूरी है कि चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इंटू डेल्टा टी। हम लोग एफ इक्वल टू एम में बार बार यूज करते थे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पे, पर यहाँ पे कोलिजन समझने के लिए हमको चेंज इन मोमेंटम फोर्स इंटू डेल्टा टी देखना पड़ेगा। अच्छा ये इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या है भाई, और ये इम्पल्स होता क्या है? कुछ भी नहीं बेटा, डीपी को चेंज इन मोमेंटम को फोर्स इंटू टाइम को हम लोग कह देते हैं। अच्छा ये डायग्राम दिख रहा है बेटा, ये एप्लीकेशन वुडपेकर देख पा रहे हो? मैं इसको जूम करूं? यस क्या आप लोग को दिख रहा है? सर, दिख रहा है, दिख रहा ठीक, है। मैं इसको सेंटर में लाता हूँ और कोशिश करता हूँ। आप जरा पढ़ के बताओ क्या लिखा है। बेटा वुडपेकर जो होता है, जो लकड़ी में छेद करता है, वो कितनी, अच्छा इस चीज से आप क्या समझ पा रहे हो, बस मुझे इतना बताओ कि आपके दिमाग में क्या 20 टाइम्स ए सेकेंड अप टू 12,000 टाइम्स ए डे। अब हर नीट का बच्चा वुडपेकर बनना चाहिए जिसको नीट निकालना है, ताकि उसको समझ आए। बेटा देखो कई बार ना हाथी जाके पेड़ से टकराएगा तो पेड़ नहीं गिरेगा, लेकिन एक वुडपेकर अगर अपने पे आ जाए तो आराम से 3 दिन में उस पेड़ को गिरा के रख देगा। नीट में भली आसान और हल्के क्वेश्चन आते हैं बेटा, बट डजेंट मैटर, सिंस अगर आप ध्यान से समझ पाओगे तो इतने ज्यादा क्वेश्चन आपको करने हैं ना, इतनी जल्दी जल्दी टेस्ट देना है कि आपको उस लेवल पे आ जाना है। बेटा ये समझ पाए? वुड पैकर वाली बात को यहाँ पे आके दोबारा बता दूं, ये देखो इम्पल्स क्या लिखा है, इसको समझो। इम्पल्स की सिंबल क्या होता है, जे लिखते हैं। और इम्पल्स कुछ नहीं होता, चेंज इन मोमेंटम होता है बेटा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, लेकिन अगर टाइम छोटा रहे तब उसे इम्पल्स कहते हैं। इम्पल्स और चेंज इन मोमेंटम में क्या अंतर होता है, बस इतना सा कि इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम ही होता है, बस टाइम इंटरवल जब छोटा रहेगा। बेटा एक बार इस फॉर्मूले को लिख लो, राइट 8.5 फॉर्मूला जो लिखा है इसको लिख लो, ये आपको आता है बेटा, ये एफ इक्वल टू एम में ही है और कुछ नहीं है। एफ इक्वल टू एम में को ही रीअरेंज किया है और कुछ नहीं है बेटा। एम वी माइनस यू बाई टी, टी को इधर भेज दिया, एफ इंटू टी को जे बोल दिया है, तो जे इक्वल टू एफ डी टी इक्वल टू एम वी माइनस एम यू, यानी चेंज इन मोमेंटम। बेटा यहाँ तो कोई दिक्कत है? ठीक है बेटा, वही लिखा है बेटा। हाँ ये डायग्राम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं समझाता हूँ। बेटा आपने कभी किसी को हैमर से मारा है? नेल को छोड़, नेल को बेटा, किसी इंसान को नहीं, हैमर मारा है कभी नेल पे? यस सर। तो व्हाट यू अप्लाई, ए इम्पल्स, ए फोर्स फॉर ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। तो आप ये एक्चुअली में ऐसे अप्लाई करते हो। आप ऐसा नहीं है कि बेटा फोर्स कांस्टेंट रहता है, जब मोमेंट यू स्टार्ट टचिंग द नेल विथ हैमर, फोर्स स्टार्ट होता है बढ़ना 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 बढ़ना, एक पॉइंट आता है फोर्स हाईएस्ट पॉइंट पे लगता है, फिर थोड़ी देर में हैमर पीछे चले जाता है और फोर्स फिर से जीरो हो जाता है।
क्या ये बात आपको समझ आ रही है? अब तुम बताओ, कभी भी एरिया क्या देता है? एरिया अंडर द ग्राफ ऑलवेज गिव्स y इंटू dx का इंटीग्रेशन, अब फोर्स इंटू टाइम यानी एफ डी टी का इंटीग्रेशन। एफ डी टी अभी हमने थोड़ी देर पहला क्या देगा? इम्पल्स या चेंज इन मोमेंटम। क्या बेटा आपको ये बात समझ आई? यहां तक समझ? अच्छा ये बताओ मुझे, तो हम जब f लेते हैं और ऐसे बोल देते हैं कि f इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम यानी एरिया अपॉन टाइम, तो ये जो फोर्स निकल के आता है ये एक्चुअल फोर्स नहीं है, क्योंकि एक्चुअल फोर्स इंपल्स में वेरिएबल होता है। ये एवरेज फोर्स निकल के आता है, तो बेटा ये बात बड़े अच्छे से समझ जाना। तो ये आता है एवरेज फोर्स, ये वाला। क्या आपको मेरी बात थोड़ी बहुत समझ आ रही है? या थोड़ा और एक बार। मैं व्हाइट बोर्ड पे अच्छे से समझाता हूँ। देखो, आप ऐसे समझो कि आपने एक नेल पे बहुत कस के हैमर मारा, तो वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फोर्स का डायग्राम ऐसे बना। ठीक है, ये डेल्टा डी, ये बेटा एक्चुअली में टाइम छोटा है, मैं बड़ा करके बना रहा हूँ ताकि फिगर क्लियर बने। ये टाइम है और ये फोर्स है। तो देखो, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, मैं हर चीज के एंगल से समझाता हूँ। हाई अमाउंट ऑफ फोर्स इज गिवन फॉर ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, तो ये ब्रेक कर देता है। मटेरियल टूटने के लिए हाई फोर्स चाहिए होता है। लेकिन बेटा अगर मैं तुमसे पूछूं एफ इंटू डी टी इंटीग्रेशन, तो तुम हमेशा ये बोलोगे सर ये चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा। अब चेंज इन मोमेंटम हम ऐसे निकाल सकते हैं, तो मैं तुमसे बोलूंगा अच्छा बेटा ये बताओ, ये तो वेरिएबल फोर्स है, फोर्स हैव बीन वेरिएबल, तो व्हाट इज द एवरेज फोर्स? तो तुम बोलोगे अच्छा सर एक काम करते हैं, एवरेज फोर्स हम मान लेते हैं जिसका एरिया सेम होगा। तो एवरेज फोर्स ही वो होगा जो सेम मोमेंटम पैदा करेगा, चेंज पैदा करेगा पर यूनिट टाइम, गिवन टाइम। यानी अगर तुम कोई ऐसा फोर्स चुनो जिसका एरिया जिसका एरिया सेम एज हमारे इम्पल्स वाले ग्राफ का हो, तो हम उसे एवरेज फोर्स कह देंगे। ये इम्पल्स वाला ग्राफ है और ये एवरेज फोर्स जो रेड से बना है, ये वाला एवरेज फोर्स होता है, एफ एवरेज। दोनों का एरिया सेम है। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है कि एवरेज फोर्स कितना लगा, और एक्चुअल कॉन्सेप्ट होता है कि वेरिएबल फोर्स से मोमेंटम चेंज कितना आया। बेटा आप इसे प्लीज अच्छे से नोट कर लो। नोट किया? एक मिनट। बेटा आप इसे नोट करो, कोई जल्दी नहीं है। याद रखना, सिंपली जो बेटा देखो ये एरिया क्या देगा, यहाँ पे लिखना कि सर एरिया विल गिव अस इम्पल्स, हेयर एफ डी टी एरिया। बेटा आप सीधा लिखना, थोड़ा सा मैं टेढ़ा लिख रहा हूँ। एरिया विल गिव इम्पल्स या चेंज इन मोमेंटम, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, जो आपको अच्छा अच्छा लगे वैसा लिख लो। बेटा इम्पल्स से बहुत शॉर्ट न्यूमेरिकल बनते हैं, प्लीज इसे अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, आंसर हो गया। नोट किया? हेडिंग क्या डालोगे? फोर्स वर्सेस टाइम का एरिया गिव इम्पल्स, दिस एरिया इज इम्पल्स। हम अगर हमें कोई इम्पल्स दे दे और पूछे एवरेज फोर्स कितना निकला है, तो हम बोलेंगे सर ये जे होता है, वेक्टर होता है। तो अगर तुम कभी कंफ्यूज हो ना व्हाट इज जे, तो सिर्फ ये निकाल लेना, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये आ जाएगा इम्पल्स। बेटा पता है ये क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे मैं तुमको एक लाइन बोलता हूँ कि मान लो तुम्हारे सामने एक फुटबॉल पड़ी है, तुमने उसको किक मारी,
तो ये कहना कि तुम उसे वेलोसिटी दे रहे हो गलत है। क्यों? मतलब वेलोसिटी हम दे सकते हैं, लेकिन अगर तुम ये सोचो कि अगर फुटबॉल भारी हो गई तो फिर उसको वेलोसिटी देना अलग बात है। मतलब इसको 30 मीटर पर सेकंड से भेजना और एक हल्की बॉल को 30 मीटर पर सेकंड से भेजना, दोनों में अंतर है ना बेटा, आप ये समझ पा रहे हो? अगर M1 M2 में M1 बड़ा है तो हम ये बोलेंगे इम्पल्स ज्यादा अच्छा कहना फैक्टर है कहने का कि हम किसी बॉडी को इम्पल्स दे रहे हैं। क्यों? वो एक्चुअली में बताएगा कि आपने कितनी कस के इम्पैक्ट दिया है उसको। क्या आपको मेरी बात समझ आई बेटा? चेंज इन मोमेंटम, ओनली वेलोसिटी नहीं बेटा। सोचो पहले ये रेस्ट पे था तो मोमेंटम इनिशियली जीरो था, इसका भी जीरो था, लेकिन अगर ये वाली बॉल भारी है तो इसको इम्पल्स ज्यादा दिया और आपकी ज्यादा मेहनत लगी होगी, आपने ज्यादा कस के लात मारी होगी इसको, अगर हैवी ऑब्जेक्ट को आप सेम स्पीड दे रहे हो तो। क्या आप मेरी बात समझ पाए? आप क्रिकेट की बॉल को इम्पल्स देते हो, फुटबॉल को इम्पल्स देते हो। आप जब किसी को वेलोसिटी दे रहे होते हो ना बेटा, तो उसका मास भी मैटर करता है कि आपने कितनी कस के फोर्स लगाया है। क्या आपको ये बात थोड़ी सी समझ आई बेटा? आपको ये परेशान करे तो आप सिंपली ऐसे सोच लेना इम्पल्स के साथ में कि भाई चेंज इन मोमेंटम है, ज्यादा कंफ्यूजन मत पालना बेटा, सिंपल सोचना। चलो हम आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा, आई होप तुम लोग नोट भी कर रहे होगे प्रॉपरली। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अच्छा बेटा, ये नीचे वाला ग्राफ आपको क्या बोल रहा है मुझे थोड़ा बताओ। ये ग्राफ क्या बोल रहा है? सिर्फ ग्राफ देख के मुझे अपना कमेंट बताओ। सी द ग्राफ एंड टेल मी व्हाट द ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग। एरिया दोनों। सर ब्लू वाला सर कम टाइम में ज्यादा फोर्स लग रहा है, हाँ और ऑरेंज वाला ज्यादा टाइम में कम फोर्स लग रहा है। हाँ, पर दोनों तब का एरिया सेम है। हाँ सर। तो देखो चेंज दोनों सेम लाएंगे, पता है आपकी बॉडी में। जस्ट लाइक मैं आपसे ऐसे बोल रहा हूँ कि एक बॉडी है। सेम इम्पल्स होगा फिर। हाँ सेम। सिंपल सेम हो। वेरी गुड बेटा। मतलब अगर आपको समझो, मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, एक बॉल है, आपको उसको एक वेलोसिटी देनी है, तो या तो तरीका ये है कि बहुत झटके से उसको शॉर्ट ड्यूरेशन में ज्यादा फोर्स दे दो, या तो थोड़ा फोर्स बहुत देर तक दो। दोनों का एरिया सेम होगा और बॉडी के पास आखिरी में सेम वेलोसिटी होगी। तरीका अपना अपना है। बस पहले वाले तरीके में कई बार जिस बॉडी को तुम दे रहे हो टूट सकता है, क्योंकि आपने। सर इम्पैक्ट ब्लू वाले का ज्यादा होगा। नहीं नहीं, अगर इम्पैक्ट मतलब तोड़ने के हिसाब से ज्यादा हो सकता है, बट जब तक एरिया सेम है आखिरी में चेंज इन मोमेंटम सेम होगा। मतलब तुम चाहे ब्लू वाली स्ट्रिप यूज करो चाहे ये रेड वाली स्ट्रिप यूज करो, दोनों केस में फाइनल वेलोसिटी विल बी सेम फॉर ए ब्लॉक। अगर ब्लॉक ए पे तुम पहले तरीके से फोर्स लगाओ या दूसरे तरीके से, आखिरी में इसकी वेलोसिटी दोनों ही केस में सेम होगी। समझ आया? यस सर। हाँ बेटा, बस इतना याद रखना, झटके से फोर्स लगाने से कई बार, जैसे अब मैं एग्जांपल देता हूँ, जब तुम इस तरह से मारते हो तो हैमर से मारा तुमने, ठीक है? इस तरीके से मारते हो तो हैमर से मारते हो पहले वाले तरीके से, तो उसमें क्या होता है, एक मूवमेंट पे हड्डी भी टूट सकती है अगर तुमने किसी को झटके से मार दिया तो। इसलिए तुमने देखा है कि जब क्रिकेटर्स कैच लेते हुए उनकी उंगली टूटती है तो रीजन क्या होता है, वो कैच सही तरीके से नहीं ले रहे हैं, वो झटके से बॉल को रोकना चाह रहे हैं। अगर किसी को कैच करना आता है तो देखो बॉल 60 से आ रहा है, तुमको उसको आखिरी में जीरो कर देना है। अगर तुमने ये टाइम इंटरवल बढ़ा दिया, अपना हाथ पीछे खींचा क्रिकेट की बॉल कैच करते वक्त, तुम्हारा हाथ नहीं टूटेगा। क्यों? तब तुम्हारे ऊपर एवरेज फोर्स कम लगा। मतलब एवरेज फोर्स तो दोनों की इसमें सेम लगेगा, मतलब हाईएस्ट फोर्स कम लगा। मेरी बात समझे? लेकिन अगर तुमने अपना हाथ लिया और बॉल को आने के झटके से रोक दिया बॉल को, तो तुम्हारी हाथ की हड्डियां भी टूट सकती हैं। और ये किसी भी चीज के लिए ट्रू है बेटा। अगर कोई चीज तुम्हारी तरफ आ रही है और तुम स्टिफ हो गए तो तुमको डैमेज ज्यादा होगा, और तुम अगर उसके साथ साथ पीछे चले गए तो डैमेज कम होगा। मेरी बात समझे बेटा? इसीलिए फुटबॉल में, क्रिकेट में ये सिखाया जाता है कि अगर आपको आगे की तरफ जंप करना हो तो बॉडी को रोल करा दो, ताकि बहुत टाइम मिल जाए। अब देखो आप कूदे, आपने जंप किया, अगर आप झटके से रुक गए तो सारा इंपल्स आपकी बॉडी को झेलना पड़ेगा एक झटके से, हाईएस्ट फोर्स बहुत ज्यादा होगा। लेकिन आप कूदते वक्त रोल कर गए 2-4 बार तो टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया, अब आपका इंपल्स कम हो जाए, मतलब इंपल्स सेम रहेगा, फोर्स कम हो जाएगा बेटा, सेकंड केस बन जाएगा। बेटा हम आगे बढ़े। यस सर। अच्छा ये वाला केस क्या बता रहा है बेटा? अच्छा इंपल्स मोमेंटम कोई थ्योरम है क्या बेटा, ये बताओ। ये कोई बहुत खतरनाक सी चीज है क्या? अगर मैं इसको थ्योरम बोल दूं, ये तो एफ इक्वल टू एम में ही है। मेरी बात समझ पा रहे हो?
बस तुम्हारे दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि चेंज इन मोमेंटम को इम्पल्स कहते हैं, तब तुम कंफ्यूज नहीं होगे। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? नो सर। ठीक है। अच्छा अब ये बताओ बेटा, हम लोग सबको किसी दिन सारे बच्चों को कार चलानी है, तो व्हाट दिस डायग्राम इज ट्राइंग टू इम्प्लाई, बताओ। ये कैसे हमारी इंजरी बचा लेता है, बताओ। आपने सर अभी। वो ऑपोजिट डायरेक्शन में सर फोर्स देता है जिसकी वजह से इंजरी कम होती है। अच्छा ऐसा है क्या बेटा? मतलब बेटा कोलिजन में तो तुम, अच्छा ठीक है, कोई और बच्चा और सोचो बेटा। सर जो एयर बैग रहता है वो ड्राइवर पे फोर्स एक्सर्ट करता है तो इंजरी कम होती है। अरे बच्चों तुम लोग मुद्दे से भटक रहे हो। अगर मान लो एयर बैग खुल जाता है, ठीक है, अभी भी फोर्स, मतलब आदमी की स्पीड उतनी है, आदमी का जो मोमेंटम है ये उतना ही है। बट अगर सोचो तुम्हारे सामने शीशा है, तो शीशे से तुम टकराओगे तो कोलिजन टाइम बहुत छोटा रहेगा। कोलिजन टाइम छोटा है बेटा, आखिरी में तो तुमको रुकना ही है। मान लो तुम कार में हो, बेटा एक तो मेरे से कार भी गंदी बन रही है। मान लो ये आदमी है, इसकी स्पीड 60 है, अचानक से ये आग सामने से ट्रक आ जाता है, तो ये बेटा अब ये तो अपना मोमेंटम कैरी करेगा ही करेगा, तो ये ट्रक पे ये सामने वाले फ्रंट पे जाके टकराएगा। और वो तो वो स्टिफ होती है चीज, शीशा विषा या जो भी हो। तो अब 60 को झटके से जीरो करोगे तो फोर्स कैसा आएगा तुम बताओ। फोर्स ऐसा आएगा ना बेटा, हाई वाला, जब टाइम ड्यूरेशन कम होगा तो। ये बात समझ आई? ये वाला केस हो जाएगा ब्लू वाला। लेकिन अगर एयर बैग रहा तो वो कोलिजन टाइम को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, डेल्टा टी विल बी वेरी वेरी हाई। अब तुम उतनी ही बेटे, मान लो यहाँ एयर बैग आ जाता, यहाँ पे एयर बैग आ जाता, अब तुम 60 से जीरो तुमको अभी भी जाना है, बस टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई बेटा? और बेटा मैं एक बात बोलूं, अगर ये टाइम 4 गुना भी ज्यादा हुआ ना तो तुम्हारा फोर्स 4 गुना कम हो जाता है, हमारा पूरा सर बच जाएगा। क्या तुम्हें मेरी बात थोड़ी बहुत समझ आई? सर एक और बार बताएंगे? हाँ बेटा मैं समझाता हूँ। देखो बेटा, अगर ये एक बच्चा है, ठीक है, तुम अपने ऐसे, मैं तुमको सिंपली बताता हूँ। एक अगर तुम एयर बैग बैग हटा के मैं तुमसे बोलूं, एक काम करो, सामने दीवार है, सर मार दो जाके, फीलिंग लो, तुम्हें फीलिंग लेनी पड़ेगी। अरे यार सर, पूरा सर फट जाएगा, खून वून हो जाएगा, ब्लड ब्लड ब्लड। दूसरे को बच्चे को बोलूं, बेटा ये दीवार है, सामने एक वर्टिकली गद्दा खड़ा कर दो। गद्दा समझ पाते हो? यस सर। अब जाओ इस पे सर दे के मारो, तुम बोलोगे ये सर इसमें तो मजा आ रहा है। रीजन क्या है? तुम्हारी स्पीड उतनी थी 60, बाद में जब टकरा के रुकेगी तो जीरो हो जाएगी। तो तुम्हारा मोमेंटम चेंज कितना रहा है? m × 60 और बाद में जीरो, तो चेंज इतना ही रहा। इस केस में भी इतना ही रहा, तुम्हारी स्पीड 60 थी, मास m था, तो m × 60 और बाद में जीरो, तो चेंज तो उतना ही रहा। अंतर क्या आ गया बेटा? फर्स्ट केस में जब तुम दीवार से टकराते हो तो कोलिजन टाइम ऑलमोस्ट जीरो होता है, यानी m × 60 आया मोमेंटम चेंज, बेटा फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल जीरो माइनस इनिशियल इक्वल टू फोर्स इंटू डेल्टा टी। अब तुमको मेरी बात समझ आएगी कि फर्स्ट केस में m × 60 बाई डेल्टा टी अगर छोटा है तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, बड़ी होगी कि नहीं? बड़ी होगी। यस और सर। सेकंड केस में क्या है बेटा? फोर्स को देखो आराम से, अगर आप फोर्स को देखोगे, मोमेंटम चेंज अभी भी m × 60 है, बस गद्दे की वजह से यहाँ पे एक एब्जॉर्बिंग टाइम आ जाएगा, तो डेल्टा टी विल बी हाई, तो फोर्स विल बी लो, क्योंकि ये फिक्स्ड है। चेंज इन मोमेंटम दोनों केस में ये सेम है। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा हम आगे बढ़ते हैं।
अब देखो मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी कंपेयर्ड, यहां तक तुम्हें समझ आ गया ना बेटा ये क्यों है? अब यस सर। थ्योरी पढ़ोगे तो तुम्हें पूरा सेंस करेगी। इफ यू रीड दिस थ्योरी इट विल मेक कंप्लीट सेंस कि सर जे तो सेम था दोनों केस में, पर एवरेज फोर्स किस पे डिपेंड करेगा? टाइम इंटरवल पे। इम्पल्स इज सेम नो मैटर व्हाट हाउ ड्राइवर इज ब्रॉट टू रेस्ट। अगर उसके सामने एयरबैग हो ना हो इम्पल्स तो सेम ही रहेगा, लेकिन अगर हम उसके सामने एयरबैग लगा देंगे तो एफ एवरेज घट जाता है। चलो हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो, अब ये बेटा एक सिंपल सी बात बताओ, अब ये सब कान को उल्टा पकड़ना है। जब तुम्हें ये पता है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इक्वल टू जे यानी चेंज इन मोमेंटम, तो पी फाइनल होगा ही क्या? पी इनिशियल प्लस जे। समझ आ रहा है ना? तो ये सब चीजें नॉर्मल है, इससे डरना नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? अब तुम्हें ये फिगर क्या कहना चाहता है मैं समझाता हूँ बेटा। ट्राई टू सी दिस। सपोज एक आदमी को बॉल क्रिकेट की थ्रो करनी है, तो वो जितनी देर, जैसे मान लो यहाँ जितनी देर तक फोर्स लगाएगा बॉल पे कस के, उतनी ज्यादा इसकी वेलोसिटी गेन होती है। चाहे तुम इसको ऐसे सोच लो कि सर डिस्प्लेसमेंट जितना लंबा होगा, फोर्स तुम लगा रहे हो बॉल पे, तो एफ इंटू एस वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ा था। तो जितनी देर तक तुम डिस्प्लेसमेंट करोगे, फोर्स अगर सेम रहा, तो उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। और इसको तुम चाहो तो इम्पल्स देने के हिसाब से भी समझ सकते हो, जितनी देर तक फोर्स इंटू डेल्टा टी होगा उतना ज्यादा इम्पल्स या वेलोसिटी मिलेगी उसको। क्या ये बात समझ गए? मतलब कुछ लोग बोलते ना कि सर मैं क्रिकेट में बॉलिंग करता हूं तो मेरी बॉल तेज नहीं जाती है। अब तुमको लॉजिक ही नहीं पता, साइंस ही नहीं पता। जिस एंड से बॉल को लेते हैं वहां से अचानक से इसमें फोर्स लगाना स्टार्ट करते हैं और लंबे टाइम तक अपने हाथ में रखते हैं। अरे बेटा मेरे हाथ में स्टैटिक नहीं रखना है उसको, उसको ऐसे कोशिश करो। मतलब मैं ऐसे समझाता हूँ अगर क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यहाँ से बॉल को फेंकना चाहना है स्टार्ट करना और फिर ऐसे फेंकना, जितना लंबा ये होगा उतनी कस के बॉल तुम्हारे हाथ से छूटेगी। इसलिए कई बार बहुत छोटे हाइट के प्लेयर्स भी अच्छी तेज से बॉल फेंक पाते हैं, और बड़ी हाइट के प्लेयर्स को भी कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है तो वो स्लो बॉल फेंकते हैं। वैसे आप कॉमन सेंस समझ सकते हो, लंबी हाइट वालों को एडवांटेज रहेगा क्योंकि उनका स्पैन बड़ा होगा। क्या आपको बात समझ आई? लॉन्गर ड्यूरेशन में बॉल हाथ में रहेगी टाइम पे, तो बॉल पे इम्पल्स ज्यादा होगा यानी फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगी। ये चीज थोड़ी सी समझ आई? यस सर। तो बेटा ये बस इतना सा था, इसमें कुछ नहीं था। कुछ क्वेश्चंस हैं, ये छोटे छोटे हैं बेटा। हाँ ये वाला क्वेश्चन तुम जरा करो जरा, सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर मी। चेंज इन मोमेंटम निकाल के जल्दी से बताओ कितना आ रहा है। बच्चों की तरह बताओ बेटा। मास दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, जल्दी बताओ बेटा। कॉमन फास्ट। व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? बेटा और इस क्वेश्चन का पर्पस इतना सा है, प्लीज ट्रीट मोमेंटम एज ए वेक्टर, चेंज इन मोमेंटम एज ए वेक्टर। बताओ बेटा जल्दी से। बेटा हमको बहुत ज्यादा पढ़ना है, हम जल्दी जल्दी करते हैं बेटा। बताओ बेटा। देखो मैं आप लोग को बस इतना बोल रहा हूँ, कभी भी कोई कंफ्यूजन आए तो पहले इनिशियल निकालो। 20। हाँ बेटा, आप पर थोड़ा वेक्टर को इज्जत दो। मास 0.4 लिखा है, 0.4। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? -30 i। वेक्टर लिखो। पी फाइनल कितना है? मास तो सेम ही रहेगा 0.4 इनटू वेलोसिटी कितनी है? 20 i। तो जब फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो आपको दिख जाएगा 0.4 मास कॉमन निकाल लो, 20 i माइनस -30 i दैट इज +30 i। तो 0.4 इंटू 50 i। तो अब सिंपली 4 5 जा 20 i आ जाएगा तुम्हारा kg मीटर
पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा तुम्हारा चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स। हाँ बेटा, सबका आंसर सही है, पायल, स्वाति, सबका आंसर सही है जिसने भेजा है, तनुश्री। ठीक है, हम आगे बढ़े। अच्छा, तुमने देखा होगा कि टेनिस खेल, आप में से किसी ने कभी टेनिस खेला है बेटा? एनीवन? यस सर। तो आपको पता होगा कि टेनिस की बॉल को अगर आप मारोगे, कई बार थोड़ी भी बॉल आगे नहीं जाती है, क्योंकि लोग गलती करते हैं, वो इम्पल्स नहीं देते हैं, झटके से नहीं मारते हैं। समझ रहे हो? हमें देखो, यहां से आपको क्या दिखा है, इस डायग्राम का क्या पर्पस है, कोई बच्चा बता सकता है? इस लाइन को पढ़ के बताओ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस डायग्राम? सर इसके लिए कम टाइम सर कम टाइम में ज्यादा फोर्स लगता है सर, हाईएस्ट फोर्स जिसका ज्यादा होता है। हाँ, ये एक तरह से आपको वो हैमर वाली कंडीशन समझाता है कि अगर आपको टेनिस में शॉट मारना है तो कम ड्यूरेशन में हाई इम्पैक्ट दो, तब बॉल बड़ी तेजी से जाएगी वापस। अगर आपने थोड़ा सोचा कि स्लो मारते हैं, अगर आपने इसकी स्पीड स्लो रखी रैकेट की, तो ये कभी भी बॉल तेजी से नहीं जाएगी। और दूसरी डिफॉर्मेशन, बॉडी डिफॉर्म होती है। डिफॉर्मेशन समझते हो बेटा? कितने बच्चे बेटा ऐसे हैं जिनको, आपको कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी आता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी? कोलिजन में जरूरी है पढ़ना बेटा। अगर कभी भी कोई बॉडी, इमेजिनरी बॉडी रिजिड होती है, तो किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा। बेटा मुझे मैथमेटिकली पढ़ाना ज्यादा अच्छा लगता है, और वही सबसे सही तरीका होता है। P1 P2 के बीच में डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा, यानी किसी भी दो रैंडम पॉइंट्स के बीच में अगर ये बॉडी रिजिड है, तो P1 P2 के बीच में जो डिस्टेंस x है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, भले ही कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे या ना लगे। मतलब बॉडी डिफॉर्म नहीं होती, नो डिफॉर्मेशन। क्या ये कॉन्सेप्ट लिख लिया बेटा आपने? बेटा आप लिख लो तो बताओ, फिर मैं पीडीएफ पे वापस आऊंगा। यस सर। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे कुछ नहीं किया गया है, आपको एक बच्चा फुटबॉल किक करते हुए दिख रहा है ना? इस डायग्राम में वो आपको ये बोलना चाहता है कि जब आप मान लो तुमने इम्पल्स ऐसे दिया या मोमेंटम ऐसे दिया, तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, वाई और एक्स। सिंपल सी बात है बेटा, अगर आपको ये थीटा पता है, तो आपने मान लो वेलोसिटी mv दी, इस तरफ mv cos थीटा आ जाएगी और इस तरफ mv sin थीटा। यानी आपको तोड़ना आना चाहिए कि मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट क्या है और वाई कंपोनेंट क्या है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत यहाँ तक? और बेटा एवरेज फोर्स हमेशा चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम आएगा। अच्छा, ये बड़ा अच्छा है बेटा, ये वाली चीज मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। बेटा इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। ये बिल्कुल ऐसे लिखना इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर बॉडी ए है, बॉडी बी है, कभी भी एक दूसरे से टकराई, टकराने वाले मोमेंट पे बेटा, अगर सपोज ये इससे जा रही है टकराने, ये ऐसे जा रही है, टकराने जा रहे हैं, तो टकराने वाले मोमेंट पे हमेशा दोनों बॉडीज का
जितना भी कोलिजन का टाइम है, लेट अस से कोलिजन टाइम डेल्टा टी है, दोनों एक हो जाते हैं, और उस समय ये इस पे फोर्स लगा रहा है उतना ही ये इस पे फोर्स लगाता है, हमेशा ये तो आएगा ही बेटा, नॉर्मल एक्शन हमेशा बराबर लगते हैं। तो N1 और ये -N1 टाइप का दोनों फोर्स बराबर लगते हैं। तो बेटा उस ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन में हमेशा कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं रह जाता, क्योंकि दोनों बॉडी मोमेंटली ऐसे बिहेव करती हैं जैसे वो एक सिस्टम में एक साथ ही रहती हैं। डेल्टा टी टाइम तक बॉडीज आर टेकन एज सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, फिर ये इंटरनल फोर्सेस बन जाते हैं, देयरफॉर नो एक्सटर्नल फोर्स इज देयर। अब अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो क्या होगा बेटा बताओ? अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो हम क्या लिखते हैं, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन। अगर एफ एक्सटर्नल 0 है तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, 0, या पी फाइनल इक्वल टू पी इनिशियल। बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत है बताओ? तो आप लिखोगे, इसका समरी क्या है, हमने इतना पढ़ने की समरी ये क्या है, इन एवरी कोलिजन, इन एवरी कोई भी टाइप का कोलिजन होगा, इन एवरी कोलिजन नेट मोमेंटम is always conserved। लिख लिया बेटा? साथ साथ लिखो बेटा। बेटा नोट हो जाए तो मुझे बता देना। बेटा वो नॉट नहीं लिखा है, नेट लिखा है। इन एवरी कोलिजन नेट मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, मतलब फाइनल मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। हाँ सर, हो गया। चलो बेटा गुड। मतलब ये स्पेस में अगर दो एस्ट्रोनॉट है, ये कैसे मूवमेंट करेंगे, मान लो ये दोनों पास में है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, चलो इसने इस पे फोर्स लगाया, इसने इसको फोर्स लगाया, अब ये पीछे जाने लगेगा और ये आगे इस तरफ जाने लगेगा, और कोई तरीका ही नहीं है। जस्ट लाइक बी वाला ए को धक्का मारे, ए वाला बी को धक्का मारे, दोनों उल्टे चले जाएंगे। बेटा कभी भी कोलिजन में एक्सटर्नल फोर्स होता नहीं है, तो इस स्पेस में मोमेंटम गेन करने के लिए आपको किसी और को देना पड़ेगा, मतलब मोमेंटम। जैसे मान लो यहाँ आपकी स्पेसशिप है, आप यहाँ खड़े हो, आप स्पेसशिप को लात मारोगे तो उस समय जो फोर्स लगेगा आप पे इस तरफ लगेगा, स्पेसशिप पे इस तरफ लगेगा। स्पेसशिप का मास ज्यादा है तो उसकी वेलोसिटी कम गेन होगी, आपका मास कम है तो आपकी वेलोसिटी ज्यादा गेन हो जाएगी। ऐसे ही मूवमेंट करते हैं फ्री स्पेस में बेटा। सर हाँ बेटा बोलो। सर मतलब कोई भी ऐसे कोलिजन होगा तो उसमें एफ एक्सटर्नल 0 होगा और ऑलवेज, मोमेंटम कंजर्व। हमेशा हमेशा बेटा। अगर दोनों को मिला के सिस्टम बोलोगी तो कभी भी सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होगा बेटा, ऑलवेज कंजर्व्ड। वेक्टर वाइज कंजर्व करना, मैग्नीट्यूड वाइज नहीं, वेक्टर वाइज। ठीक है? इसको बहुत तरीके से लिख सकता हूँ बेटा कि फोर्स लग भी रहा है बट बॉडी ए जितना बी पे लगा रही है, बी उतना ए पे लगा दे रही है, तो नेट फोर्स 0 हो गया, और हमें एक्सटर्नल फोर्स ही चाहिए होता है, तो नेट मोमेंटम चेंज 0 हो गया। ठीक है? यहाँ तक समझ आया बेटा? ये तो बेटा कॉमन सेंस की बात है बेटा, इसको मतलब 9th क्लास से हम लोग समझ सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसको अभी
11th में समझने की जरूरत है। अगर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स 0 रखेंगे तो हमेशा मोमेंटम कंजर्व रहेगा या कांस्टेंट रहेगा, और ये एक्स और वाई दोनों में लगाना, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आगे बढ़े बेटा। ये तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि जो टोटल मोमेंटम होता है, वैसे हम दोबारा भी पढ़ाएंगे इसको, बट हमेशा किसी सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम होता है वो सारे इंडिविजुअल पार्टिकल्स का मोमेंटम जोड़ने से मिलेगा। ये तो कॉमन सेंस है बेटा, ठीक है। इसको मत लिखो बेटे, कॉमन सेंस है। बेटा आपको ये वाली चीज आती है, राइफल प्लस बुलेट वाली, रिकॉइल फोर्स या रिकॉइल मोमेंटम या रिकॉइल वेलोसिटी, ये सब आता है बेटा। अगर देखो ये जो बुलेट फायर होती है वो इंटरनल मैकेनिज्म से होती है, तो जितना ये मोमेंटम गेन करेगी इसको पीछे गेन करना पड़ेगा, क्योंकि पहले सिस्टम का टी इनिशियल दोनों बुलेट प्लस गन का मोमेंटम 0 था, तो बाद में भी फाइनल मोमेंटम 0 होना चाहिए गन प्लस इसका बुलेट का। मेरी बात समझ पाए? यानी वेलोसिटी ऑफ बुलेट इनटू मास ऑफ बुलेट जितना भी होगा उसको कैंसिल होना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ गन प्लस वेलोसिटी ऑफ द सॉरी मास ऑफ द गन से। इन दोनों को प्लस करने पे 0 आना ही चाहिए, यानी वेक्टोरली अपोजिट होंगे। क्या आपको ये बात समझ आ गई बेटा? कोई डाउट बेटा इसमें? नो सर। अब यहां से थोड़ा हम दिमाग लगाते हैं। कोलिजन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, इसको बेटा थोड़ा अच्छे से हेडिंग डालो, कोलिजन अलोंग द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आओ स्टार्ट करते हैं, थोड़ा हम लोग अलग से पढ़ते हैं बेटा उसमें पे। मैं डायग्राम दिखाने के लिए वापस आऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पे ऐसे लिखते हैं। बेटा पहले तुम क्लासिफिकेशन लिखना कि कोलिजन को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं। बहुत सिंपल तरीका होता है। बिल्कुल ऐसे ही नोट्स बनाना बेटा, ऑलवेज इलास्टिक काइनेटिक एनर्जी पहले इनिशियली एंड आफ्टर कोलिजन लिखना बेटा, नॉट ड्यूरिंग कोलिजन। ऐसे नोट्स ऐसे लिखना, बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। लिख लिया बेटा इतना? पहला क्लासिफिकेशन है इलास्टिक, दूसरा है परफेक्टली इनइलास्टिक। इसमें आफ्टर कोलिजन बॉडीज विल स्टिक टुगेदर। आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडी साथ में जाती हैं, चिपक जाती हैं, ऐसे सोच लो। आफ्टर कोलिजन bodies will stick together। अरे ऐसे सोचो, आपने एक च्युइंगम लिया और अपने दोस्त के सर पे फेंक के मार दिया, अब वो वहां जाके बालों में चिपक गया, अब वो दोस्त जा रहा है। कोलिजन च्युइंगम और आपके दोस्त के सर में हुआ, बट दोनों बॉडी साथ में जाएंगे उसके बाद में। आपको ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन समझ आ गया? ये सबसे खतरनाक कोलिजन होता है क्योंकि इसमें डैमेज हाईएस्ट होता है। अभी हम सिर्फ डेफिनेशन लिखवा रहे हैं, क्लासिफिकेशन लिखना, क्लासिफिकेशन। और ये लाइन मुझे वही चाहिए कि मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड हर कोलिजन में। इनइलास्टिक में क्या होता है ये क्वेश्चन बताएगा आपको क्या होता है, बस आपको इतनी चीज कंफर्म पता रहती है कि काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कांस्टेंट या इज नॉट कंजर्व।
काइनेटिक एनर्जी इज नॉट, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। इसमें भी नहीं रहती बेटा, इस वाले में भी नहीं रहती, बट इसकी कोई पट इनइलास्टिक कोलिजन बस एनर्जी लॉस दिखाता है और कुछ नहीं, कि एनर्जी का लॉस हुआ है कोलिजन में। जहां पे भी वर्ड इनइलास्टिक लिखे ना, इसका मतलब वही है एनर्जी लॉस, ठीक है। बाकी इनइलास्टिक कोलिजन किस टाइप का है आपको क्वेश्चन बताएगा, कि बॉडी ए से जा रही थी, बॉडी बी ऐसे जा रही थी, बस इन दोनों की परफेक्ट डेफिनेशन है। इनइलास्टिक कोलिजन तीसरा वाला और दूसरे वाले में एक चीज कॉमन है, लॉस ऑफ एनर्जी। इनइलास्टिक वर्ड का मतलब लॉस ऑफ एनर्जी रहेगा बेटा, लिख लिया। हाईएस्ट एनर्जी लॉस होता है परफेक्टली इनइलास्टिक में, पर अभी हम सिर्फ डेफिनेशन लिखवा रहे हैं। यहां तक लिखा बेटा? यस सर। ठीक है बेटा, आप हेडिंग डालो और ये डायग्राम थोड़ा अच्छे से बनाओ, मुझे इसको समझाना है। एक मास m1 है और इसमें हम लोग कुछ टर्म और डिफाइन करेंगे। अब जल्दी से ये डायग्राम नोट करो। बेटा साथ साथ नोट करो, ठीक है। कोलिजन, इलास्टिक, 1D। नोट कर लिया बेटा? बेटा यहाँ तक आप लोगों ने नोट किया? हाँ सर। अच्छा, अब तुम चाहते हो कि बॉडी m1 m2 को मारे, तो कोलिजन होने के लिए पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? u1 इज ग्रेटर देन u2 होना चाहिए ना, वरना कभी कोलिजन होगा ही नहीं। कंडीशन फॉर कोलिजन, ये तो कॉमन सेंस है बेटा, लिखवाए ना लिखवाए। अगर टकराएंगी तो हमेशा ऐसा ही होगा। अब एक टर्म होता है वेलोसिटी अप्रोच, बेटा इसको सिंपली ऐसे समझना, रिलेटिव वेलोसिटी, पर यही सबसे काम की चीज होती है, यही दिखाती है कोलिजन का इम्पैक्ट कितना होगा। जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन नहीं पूछा था, कार में कोलिजन कैसा होगा, वेलोसिटी अप्रोच मतलब बॉडी ए और बी एक्चुअली में कितनी रिलेटिव वेलोसिटी रखते हैं। तो आप वेक्टर वाइज सोचोगे तो आपको u1 माइनस u2 मिल जाएगा। क्या यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? बेटा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा v2 माइनस v1, और ये वेक्टर वाइज है बेटा, सारी चीजें वेक्टर वाइज, मतलब ये एरो के साथ बनाना, एरो मैटर करता है बेटा। इतना लिखा? ठीक है। एक ये है क्या, आपको ऐसे समझना है कि दो चीजें जो कोलिजन करने वाली हैं, ये बिफोर वाली पिक्चर है और ये आफ्टर वाली है, आफ्टर कोलिजन। और ये एक ही लाइन में बेटा, 1D में है, ये सब एक ही लाइन में है, ठीक है। एक टर्म होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई आपको ऐसे डिफाइन करना है,
वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन, आप अच्छे से लिखना, आफ्टर कोलिजन, और नीचे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी कुल मिला के दोनों बार रिलेटिव वेलोसिटी की बात हो रही है, अप्रोच बिफोर कोलिजन। नोट कर लिया बेटा इतना? ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन है बेटा, और ये बड़ी काम की चीज होती है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको एक्चुअली में इसका स्क्वायर एनर्जी लॉस को दिखाता है, ई स्क्वायर एनर्जी लॉस को दिखाता है कोलिजन में। जितना ये छोटा होगा, अगर ई की वैल्यू छोटी आ रही है तो एनर्जी लॉस ज्यादा होता है बेटा। और अब इसको बहुत अच्छे से हम लिखेंगे। इसकी पूरी रेंज होती है, ई 0 से 1 के बीच में रहता है बेटा। अगर ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, जैसे लिख देता हूँ यहाँ पे, इलास्टिक के लिए ई की वैल्यू हम निकालेंगे, अभी 1 मिलेगी। परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए 0 मिलेगी, यानी हाईएस्ट एनर्जी लॉस। और इन इलास्टिक में ई की वैल्यू 0 से उनके बीच में होती है बेटा। आप इसे नोट करते रहना पैरेलल। नोट कर लिया बेटा इतना? यस सर। हाँ गुड बेटा। बेटा आप लोगों को ना नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे अगर आपको ये सब थ्योरी याद रहेगी तो सबसे पहले मैं तुमको यहाँ पे लेके चलता हूँ फर्स्ट केस वाले में। हमको ये जानना है कि v1 v2 कितना है। अभी हमको सिर्फ ये पता है कि इनिशियल वेलोसिटीज कितनी थी, फाइनल कैसे हम निकालेंगे। इलास्टिक कोलिजन बोला है, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। फॉर इलास्टिक कोलिजन वी हैव ऑप्शन 2। चलो देखते हैं, दो ऑप्शन है। पहला कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी फर्स्ट केस और सेकंड केस में, दोनों केस में m1u1 प्लस m2u2 इनिशियल मोमेंटम। आफ्टर कोलिजन मोमेंटम कितना है, m1v1 प्लस m2v2। तो तुमको तो याद ही कराया है कि सारे मोमेंटम कंजर्व रहते हैं बेटा। यहां तक समझ आया? इन दोनों को इक्वेट कर देना, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। बट अभी तो दो अननोन है v1 v2 और इक्वेशन एक ही बनी, तो ये तो नाइंसाफी है। बट इलास्टिक कोलिजन में एक और डेफिनेशन थी, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखो ये भी लगा दो, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 प्लस हाफ m2। यहां तक नोट कर लिया बेटा? फास्ट फास्ट फास्ट, ये दो तरीके लिखे बेटा, आप अच्छे से लिखना है। देखो पता है, जब नोट्स बनाओ ना, तो भले ही जल्दी जल्दी टीचर के साथ में लिख लो, बाद में रुक के यहाँ पे ऐसे लिखना कि दिस इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ई कंजर्वेशन, यहाँ पे के कंजर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। आप अच्छे से लिखना, ठीक है बेटा? अब देखो हमारे पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है v1 v2। जब इसमें हम रीअरेंज करेंगे तो हमें v1 v2 मिल जाएंगे। यहां तक समझ आ रहा है बेटा? लेकिन बड़ी बात यह है कि तुमको ये याद रहे। तुम्हें v1 का फॉर्मूला और v2 का फॉर्मूला याद होना चाहिए। इलास्टिक कोलिजन में तुम्हें v1 v2 का फॉर्मूला याद होना चाहिए अच्छे से।
सर आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं बेटा, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ अभी, आप इसको याद करना है। और समझाता हूँ कि व्हाई यू नीड टू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला, क्योंकि इसके बाद अब क्वेश्चन डायरेक्ट दनादन होंगे। नोट कर लिया बेटा आपने? ऐसे ही नोट करो, आधा आधा, जैसे मैंने करवाया वैसे ही करो। अब एग्जाम में क्या होता है, बच्चा ये भूल जाता है, नीचे वाला नहीं भूलता, उसको कंफ्यूजन नहीं रहती, m1 प्लस m2 है सर, और एक जगह 2m1 m2, वो ऐसा रहता था कि 2m1 था या 2m2 था, या m1 माइनस m2 तो था सर, बट अब क्या था याद नहीं आ रहा कि m2 माइनस m1 था। बच्चा ये तो कंफ्यूज होता है। यहाँ तक समझ आ रहा है बेटा? अब मैं तुम्हें ट्रिक बताता हूँ, आप ऐसे बगल में लिखना और हम डिराइव करके भी दिखाएंगे। ये लिखना हाउ टू रिमेम्बर इन एग्जाम। तो ट्रिक ऐसी रहेगी, अगर दो सेम मास के, सेम मास, ऐसे बगल में लिखना सेम मास, अगर कभी भी दो सेम मास की चीजें टकराती हैं तो उनकी वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी। इसको अच्छे से बगल में लिखना बेटा, सेम मास, एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी, स्पीड नहीं बोल रहा हूं बेटा, एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी। नोट कर लिया बेटा? अब मान लो तुम फॉर्मूला भूल गए हो कि सर ऊपर m1 था, v1 था, बेटा यहां तक नोट किया? ये लाइन बच्चों के स्टेटमेंट याद रह जाता है कि सर अगर दो सेम मास के ऑब्जेक्ट टकराएंगे तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है, याद रखना। सेम मास के ऑब्जेक्ट अगर इलास्टिक कोलिजन करेंगे तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। और इसके बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको दिखा दूंगा। नोट कर लिया बेटा? यस सर। मान लो तुमको अभी कॉन्फिडेंस नहीं है कि सर कौन सा फॉर्मूला था, क्या था। अब तुम ऐसे लिखे हो फॉर्मूले को और तुम बोलोगे सर अच्छा चेक करते हैं, इस लॉजिक से v1 मस्ट बी कम एज u1। अगर सेम मास ले लें, m1 m2 को सेम ले लें, तो v1 की वैल्यू तो v1 की वैल्यू u2 के बराबर आनी चाहिए। क्या ये बात आपको समझ आई? एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी के हिसाब से v1 मतलब पहले वाले मास की वेलोसिटी, बाद में, तो v1 मस्ट बिकम u2। तो तुम चेक करना, अगर मैं इसमें इसमें सेम मास पुट करूंगा तो ये टर्म गायब हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कि नहीं बेटा? m1 माइनस m2 विल बिकम माइनस m, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे 2m अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2m बाई 2m, v1 विल बिकम u2। तो अभी तो थोड़ा सही लग रहा है मामला। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है बेटा? बट इस वाली स्टेटमेंट में प्रॉब्लम क्या है, अगर यहाँ m1 भी होता तो आंसर सेम आता। अभी मुझे चेक करना है कि वहां m1 है कि m2 है, तो उसके लिए एक और स्टेटमेंट है, तुमको बस स्टेटमेंट ही याद रखनी है। अच्छा चलो बेटा, मान लो ये ट्रक है और ये छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट। बेटा तुम लोगों ने निशी को देखा है? यस सर। तो निशी कितनी मासूम सी छोटी सी बच्ची है, ठीक है? और ये ट्रक में तुम किसी हाथी को इमेजिन कर लो, या जिसको भी करना है बेटा। ऐसा समझो कि जब ये हैवी ऑब्जेक्ट, और बेटा ये रियल लाइफ में भी याद रखना, अगर हैवी ऑब्जेक्ट कभी स्मॉल ऑब्जेक्ट को जाके मारता है ना, तो हैवी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज ही नहीं होती। ट्रक साइकिल से टकराएगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, और छोटा बहुत हाई हो जाएगा, हाई स्पीड। ये तो कॉमन सेंस है ना बेटा?
बेटा तुम रनवे में जाके बोलोगे मैं प्लेन रोक दूंगा, ऐसा नहीं होगा बेटा। प्लेन की स्पीड चेंज भी नहीं होगी और तुम रॉकेट बन जाओगे। क्या ये बात समझ आई? वन इज हैवी मास m1, m2, m1 is much 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 greater than m2। in this case always इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। यहां तक समझ आ रहा है? यस सर। तो अब मैं फॉर्मूले पे दोबारा लौटता हूं। अगर ये बात सही है तो अगर m1 बहुत बड़ा हो जाए, और पहले u2 जीरो लेके देखते हैं। अगर मैं u2 जीरो ले लूं तो ये टर्म तो चला जाएगा, जीरो हो जाएगा बेटा। और इस वाले से पूछते हैं क्या है, वो बोलेगा m1 माइनस m2 इज सेम एज m1, क्योंकि m2 बहुत छोटा है, और नीचे भी m1 प्लस m2 इज सेम एज m1, क्योंकि m1 बहुत बड़ा है। तो ऊपर m1 बाई m1 अप्रोक्सीमेटली आ गया, तो v1 इक्वल टू u1 आ गया। तो तुम बोलोगे सर सही है, मामला सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है अभी। क्या ये फॉर्मूला याद हो गया बेटा तुम्हें? जी सर। अब बेटा थोड़ा सा लॉजिक से मुझे बताओ, अगर तुमको v2 याद करना पड़े तो क्या करोगे? तो कुछ तो ट्रिक होनी चाहिए ना। कौन बार बार याद करे बेटा? कौन इसको बेटा बैठ के याद करे बताओ? तो एक काम क्यों नहीं करते हैं, पहला वाला बड़ी मुश्किल से याद कर लिया है हमने, तो उसकी में एक्सचेंज थ्योरम लगा देते हैं। जहां जहां m1 है वहां m2 लिख दो, तो नीचे वाले को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? तो और जहां जहां u2 है वहां u1 लिख दो, तो u2 की जगह u1 आ गया, 2m1। m1 माइनस m2 की जगह क्या लिख दोगे, m2 माइनस m1। और u1 की जगह क्या लिख दोगे, u2। इजी तरीका है ना, सिर्फ ऊपर वाला याद कर लो। फाइनल वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल याद कर लो, दूसरे वाले की अपने आप याद हो जाती है। क्या ये बात समझ आ गई बेटा? इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में मुझे ये फॉर्मूला याद चाहिए बेटा, आपके घर पे दीवार पे होना चाहिए। मैं राह चलते आपसे पूछूंगा, और आपको याद नहीं होगा तो यू आर नॉट ए नीट एस्पिरेंट। बेटा नीट का पेपर टिक करने के लिए जाना है, सॉल्व करने के लिए गए तो कहानी खत्म है। नोट कर लिया बेटा, प्लीज कमिट इट टू मेमोरी। बेटा इतना मुश्किल नहीं है, m2 है तो u2 है, याद कर लो बेटा। सिर्फ पहला वाला याद कर लो, दूसरे वाले में सिर्फ एक्सचेंज लगा देते हैं कि सर जहां m1 है वहां m2 लिख देंगे, जहां u1 है वहां u2 लिख देंगे। यहाँ से यहाँ आने के लिए बस m1 रिप्लेस्ड बाई m2, u1 रिप्लेस्ड बाई u2 एंड वाइस वर्सा, u2 रिप्लेस्ड बाई u1। नोट कर लिया बेटा? बेटा इसमें एक और काम की चीज है, अगर हम ये पढ़ते हैं तो हमको एक और काम, बेटा आप लोगों ने नोट कर लिया तो मुझे बताना बेटा, कि मुझे याद चाहिए और सही में याद चाहिए। हो गया सर। बेटा और खुद ही ये सब डिराइव करना, देखो ये टीचर पे मत छोड़ना कि वो तुमको ये सब दोबारा दिखाए। तुम कॉमन सेंस में बोलना चलो सर खुद देखते हैं, ये तुमने याद कर लिया, अब तुम खुद बताओ। मैं तुमको बोलता कि बेटा दोनों का मास सेम है, अब दोनों का मास सेम अगर रखोगे तो ये वाला टर्म तो दोनों केस में जीरो हो जाएगा, m1 है माइनस m2 वाला। और अगर मास सेम है तो ये वाला टर्म भी वन हो जाएगा, 2m1, यानी 2m बाई नीचे भी 2m और यहाँ पे भी 2m बाई नीचे भी 2m, यानी v1 विल बिकम u2 एंड v2 विल बिकम u1, फुल एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी। बात समझे बेटा?
आई होप बेटा तुम लोग नोट कर रहे होगे अच्छे से। इसमें एक और चीज काम की होती है, आओ उसको देखते हैं बेटा। देखो, अगर हम लोग ये वाला टर्म निकालना चाहते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो इस इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सिंपली वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यानी v2 माइनस v1 अपॉन un माइनस u2। यहाँ पे टर्म 1 आ जाता है और मैं आपको 2 सेकंड में वो दिखा सकता हूँ। बस इतना याद कर लेना कि हमेशा यहाँ पे जब भी रिलेटिव मोशन इलास्टिक कोलिजन होगा तो रिलेटिव वेलोसिटी चेंज नहीं होती है बेटा, 1 आ जाएगा टर्म। नोट कर लिया बेटा? जी सर। और बेटा ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको अच्छे से नोट करो। चलो हम आगे बढ़ते हैं बेटा। तो आपकी स्टोरी में क्या क्या है? इलास्टिक कोलिजन का गाना कैसे बनेगा? सर इलास्टिक कोलिजन मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्लस काइनेटिक एनर्जी। बेटा ऐसे छोटे छोटे बच्चों की तरह नोट्स बनाओ, के कॉमा पी कंजर्व्ड प्लस इक्वल टू 1। बेटा मेरी बात समझ पा रहे हो? नोट शॉर्ट बनाओ पर इफेक्टिव बनाओ, मीनिंग उतनी निकलनी चाहिए। जो याद करना है उसको याद रखना कि हाँ भाई इसको याद करना है सर। v1 पूरा इतना लंबा। बेटा यहाँ तक तुम्हें समझ आ रहा है? जी सर। अच्छा चलो, मैंने तुमको ये 2 स्टेटमेंट जो बताए हैं, अब उसको चेक करते हैं कैसे कितने आएंगे। पहले स्टेटमेंट में मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ, चलो लाइव क्वेश्चन करो, बेस्ट है। मान लो ये 6 मीटर पर सेकंड है और ये 3 मीटर पर सेकंड है, ये भी m है, ये भी m है। ये अगर a और b हैं तो आफ्टर कोलिजन की पिक्चर क्या होगी? कौन बनाएगा बेटा? a और b की पिक्चर बनाओ, बताओ क्या बनेगी बेटा? दोनों का मास सेम है, व्हाट विल हैपन फॉर a एंड b? जल्दी बताओ, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ a इन विच डायरेक्शन? अगर आप कॉन्सेप्ट समझे हो कि इलास्टिक कोलिजन में एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी होता है तो क्या हो जाएगा? बेटा फास्ट करते हैं, फास्ट फास्ट फास्ट। बेटा एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? ए के पास बी की वेलोसिटी आ जाएगी, बी के पास ए की आ जाएगी, यानी ए विल नाउ हैव बीज वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड और बी के पास किसकी वेलोसिटी आ जाएगी? ए की। किसी को एक्सचेंज का मतलब समझ आ गया? कोई दिक्कत बेटा तुम्हें? बेटा आप लोग को आवाज आ रही है साफ में? बेटा आप लोग को आवाज साफ आ रही है? यस सर। ठीक है बेटा। तो कुल मिला के आपने क्या समझा? देखो, एक्सचेंज का मतलब होता है एग्जैक्टली वेलोसिटी सेम हो जाएगी। चलो मुझे एक चीज बताओ, मैं तुमको देता हूँ ये
ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, इस पे ध्यान से देखना। अब मुझे बताओ ए और बी सी की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। इन लोगों के बीच में बहुत सेपरेशन है, ऐसा सोचना। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए बी सी? बताओ फाइनल वेलोसिटी। सबका मास सेम है। क्वेश्चन करके जल्दी से बताओ बेटा। एग्जाम में ऐसे ही छोटे क्वेश्चन आते हैं बेटा, बट आपको कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए। वेलोसिटी एक्सचेंज होगा जब भी सेम मास होगा फॉर इलास्टिक कोलिजन। फास्ट बेटा फास्ट। बेटा दिखता इजी है पर है नहीं ये इजी क्वेश्चन, सोचने पे मजबूर करेगा। हाँ पर बड़ी बात है, जिसको समझ आ गया वो 30 सेकंड में कर सकता है उर्दी। आओ चलो तुम्हें पिक्चर दिखाते हैं। वेरी गुड बेटा पायल। आओ बेटा सोचते हैं। ऐसे मान लो चलो ट्रांजिट में सोचते हैं, बीच में क्या होगा। बीच में क्या होगा? स्वास्थ्य बेटा वेरी गुड। देखो आंसर सही गलत से ज्यादा फर्क पड़ता है कि तुम लोग अटेम्प्ट कर रहे हो। ट्रांजिट मतलब बीच में। ट्रांजिट में क्या होगा सोचते हैं। चलो ए ने बी को मार दिया, तो ए के पास अब 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी और बी के पास अब 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। सी बोलेगा आओ आओ मुझे भी मारो। तो फिर थोड़ी देर में क्या होगा, जो बी है वो सी को मार देगा। तो आफ्टर सम टाइम, जब ए की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, बी जब सी को मार देगा तो सी बोलेगा 6 मीटर पर सेकेंड मेरे पास आ गई और तुम रखो मेरी वेलोसिटी यानी रेस्ट। अब सी बोलेगा दोस्त अब तो मुझे कोई पकड़ नहीं सकता क्योंकि मेरे पास 6 मीटर पर सेकेंड आ चुकी है, मैं तो तूफान हूं, मैं निकल जाऊंगा। सही बात है ना, ए पकड़ पाएगा ना बी, बी तो ऑलरेडी रेस्ट पे है। अब ए बोलेगा दोस्त तूने मुझे मारा था मैं भी तुझे मारूंगा। अब ए फिर से बी को मारेगा जाके, और अब बी के पास स्पीड हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। सी 6 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और ए बोलेगा भाई जब मैं ए और बी फिर से कोलाइड करेंगे तो ये रेस्ट पे आ जाएगा। तो कितने बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ आ गया? आराम से सोचो ना, धीरे धीरे सोचो। बच्चा अगर हम ट्रांजिट नहीं सोचेंगे ना क्या होगा तो हमें फाइनल आंसर नहीं समझ आएगा। आंसर इज 026 और ये हमेशा ऐसे ही होगा, वरना कोलिजन होते ही रहेंगे बेटा। हमेशा आखिरी में इसके पास ज्यादा स्पीड होगी, कुछ भी करके देख लो। बेटा समझ आया? एक क्वेश्चन और दूं कि समझ आ गया? सर सर एक और एक और। क्वेश्चन। एक और, चलो देख। ए बी सी, ठीक है। मान दोनों ये दोनों पास है और ये दूर है। चलो बताओ। नियर फार वैसे फर्क नहीं पड़ता लेकिन चलो, इमेजिनेशन के लिए बोलना ताकि तुम जल्दी जल्दी इमेजिन। फाइनल वेलोसिटीज बताओ ए बी सी की। बेटा राइटिंग गंदी है, ए को मैंने 3 दिया है, 3 to 4 लिखा है बेटा, 3 to 4, 3 to 4। बताओ बेटा बताओ।
बेटा फाइनल आंसर आया? बेटा आप लोग को आवाज आ रही है? सर सर आप स्क्रीन Yes, शेयर sir. कर रहे हैं क्या? हाँ मेरा स्क्रीन शेयर है बेटा। शेयर आपको दिख रहा है ना बेटा सबको स्क्रीन? हाँ सर. नहीं दिख रहा है। नहीं बेटा स्क्रीन शेयरिंग ऑन है। देखो बेटा क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। आपको क्या देखना है कि सबके मास अगर सेम है तो वेलोसिटी एक्सचेंज होगी। तो एक एक करके सोच लो। स्टेप 1 पहले ए और बी के साथ कर लो। बी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा? 3। अब ए की वेलोसिटी 2 है और यहाँ से 4 वाले चच्चा आ रहे हैं। सर हाँ बेटा बताओ। सर ये जो एक्सचेंज करते हैं ये पहले किस में करना है वो कैसे पता चलता है? बेटा अब ये देखो ना ये नियर है तो इनका कोलिजन पहले होगा। ऐसे तो तुम कैसे भी करके देखो आखिरी में तुम्हारे स्टेप्स अलग हो सकते हैं, फाइनल रिजल्ट सेम ही आएगा बेटा, करके देख लो तुम। ठीक है? हाँ सर। सर आपका आवाज नहीं आ रहा बेटा? से नहीं आंसर भी क्या है? हाँ हाँ देख रहा हूँ बेटा, मैं आंसर देख रहा हूँ। अब देखो इसके बाद वाले स्टेप में क्या होगा। 3 और 4 में कोलिजन करा दो तो बी के पास आ गई 4, सी के पास आ गई 3 और ए यहाँ बैठा है 2 लेके। अब बताओ इसके बाद ए और बी में कोलिजन होगा तो क्या हो जाएगा? सर एक्सचेंज हो जाएंगे. ए 4 4 हो जाएगा. और बी कितना हो जाएगा? 2 और सी कितना हो जाएगा? 3। अब बेटा 3. कितनी बार भी देख लो, चाहे पिछला केस हो चाहे केस, आखिरी में हमेशा इसके बाद हाईएस्ट पॉजिटिव आइसो, इसके बाद सेकंड हाईएस्ट, इसके बाद थर्ड हाईएस्ट। और इस यहाँ पे भी वैसा ही हुआ, अगर आप सही करोगे हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट। ये बेटा 4 मैग्नीट्यूड में है लेकिन -4 है इसलिए थर्ड हाईएस्ट। इजी ट्रिक यही है बेटा एग्जाम में याद रखने के लिए। क्यों कुछ बच्चे 10 सेकंड में क्वेश्चन कराते हैं एग्जाम में? क्योंकि वो ऑप्शन में देखते हैं कि सबसे ज्यादा वेलोसिटी इसकी होनी चाहिए, फिर इसकी, वो खट से टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, सॉल्व भी नहीं करते। बेटा आपको बात समझ आई? यस। ठीक है। अब हाँ 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 ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ आ गए बेटा, ऐसे क्वेश्चन कर लोगे? हाँ सर. हाँ बेटा ऐसे क्वेश्चन आपके कोर्स में सिर्फ ऐसे, बेटा देखो ऐसे कनेक्टेड क्वेश्चन आते हैं, वो आपको ऐसे देगा, देखना ध्यान से। ये बोलेगा कि ये मास है और ये 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और ये रेस्ट पे है। फिर जब कोलिजन हो जाएगा तो ये कितनी ऊपर तक जाएगा, कितनी हाइट तक रेस करेगा। तो ये क्वेश्चन कितना इजी रहता है देखो। अगर दोनों का मास हम सेम रख दें, इस टेक्निकली वो ये कह रहे हैं कि लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड 20 है, बट इनडायरेक्टली कह रहे हैं। और तुम फिर यहाँ ये कितनी हाइट तक जाएगा, तुम बच्चों की तरह देख लो कि सर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देते हैं, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है और mgh के बराबर कर देते हैं, आंसर h का आ जाएगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, बच्चा डरा रहता है कि सर क्या पहली बॉल जा रही है दूसरी बॉल से टकराएगी कोलिजन होगा, तो कोलिजन तो पढ़ा ही नहीं है। बेटा स्टेटमेंट याद रखने होते हैं कि सेम मास का हो रहा है तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी। ये वाली बॉडी ए रेस्ट पे आ जाती और बी दूसरी वाली बॉडी 20 मीटर पर सेकंड से लेके चल जाती, तो कितनी हाइट तक जाएगी? बेटा मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो यहाँ की मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, पोटेंशियल 0 है, वहां की काइनेटिक प्लस पोटेंशियल ऐड कर दो। समझ गए? कोई डाउट? ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा एग्जाम में। चलो अब नेक्स्ट लाइन पे आते हैं बेटा। इसमें मैंने तुम्हें 2 चीजें बोली थी काम की, वेलोसिटी एक्सचेंज, और अब दूसरा वाला करते हैं हैवी मास टू हल्का मास, हैवी मास टू हल्का मास कोलिजन। चलो आओ देखते हैं। m1 is too high, m2 is very low, let collision happen। क्या होगा कोलिजन में? आओ देखते हैं। बेटा एक ही जगह, मतलब इसको छोटा मान लेना, बड़ा बनाने की जरूरत नहीं, वो तुम्हारी इमेजिनेशन में चल रहा, पॉइंट मास ही है दोनों। ठीक है, बस m1 को बड़ा मान लेना। बाद में वेलोसिटी क्या होगी m1 की एंड m2 की।
चलो बेटा, जो बच्चे फॉर्मूला नहीं नोट किए हैं फॉर्मूला नोट करो, और अब बताओ क्या होगा। ये फॉर्मूला तुम लोग को याद होना चाहिए बेटा, पूरी तरह से रट्टा मार लो इसका। आपस में एक दूसरे के साथ वाइवा खेलो, वाइवा। चलते हुए एक दूसरे से पूछो, भाई मुझे बताओ फाइनल वेलोसिटी क्या होती है इलास्टिक कोलिजन में। तो बच्चा बताएगा कि अगर मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है तो मैं फाइनल बता दूंगा। अब बताओ, अगर m1 बहुत बड़ा है तो ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, 2mt अपॉन m1 प्लस m2, क्योंकि m1 डिनोमीटर में है। ये बात समझ पा रहे हो। और m1 माइनस m2 m1 रह जाएगा, और m1 प्लस m2 भी m1 रह जाएगा। तो डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा। ठीक है, क्या ये बात आपको समझ आई? यस सर। तो ये वाली, सॉरी यहाँ v1 लिखना था, तो v1 इज सेम एज u। पर छोटे वाले ब्लॉक के साथ क्या हुआ बेटा? छोटे वाले ब्लॉक के साथ क्या होगा बेटा, बताओ। आप एक काम करो, यहाँ जाके वेलोसिटी फिर से देखो फॉर्मूला। अब हम छोटे वाले ब्लॉक को देखना चाहते हैं कि उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होती है। तो आप ये देखो कि m1 बहुत बड़ा है, तो ये 2m1 m1 प्लस m2 m1 ही रहेगा। देख पा रहे हो? तो 2m1 बाई m1 विल बिकम 2u1 बना। यहां तक देख पा रहे हो? और m2 माइनस m1, m2 माइनस m1 अप्रोक्सली माइनस m1 रहेगा बेटा। याद रखना, m1 लाइक 1000 kg और m2 लाइक 200 ग्राम। तो m1 ही प्लस माइनस में m1 ही डोमिनेट करेगा। तो यहाँ पे आपको ये रिजल्ट आ जाएगा। नोट कर लिया? v2 की वेलोसिटी होती है 2u1 माइनस u2। कोई डाउट बेटा यहाँ तक? नोट किया बेटा इतना? Yes, sir. अब रुको, बच्चे ई को अच्छे से नहीं समझते हैं, भले वो लिख लेते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, पर मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस के थ्रू ई समझाता हूँ। पहला आसान सा क्वेश्चन, मान लो ये ऐसे आया 30 डिग्री के एंगल पे, इसका मास 2 kg है और इसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड। फिर ये चला गया 4 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई बिटवीन बॉल एंड ग्राउंड। ये क्वेश्चन अच्छा है बेटा, लिख लो, भले 2 बार में समझ जाए पर लिख लो। ये हमेशा 2 पेयर के बीच में निकलता है, बॉल एंड ग्राउंड। कम ऑन बेटा, फास्ट फास्ट फास्ट, ये आपको बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट देगा। बेटा एक सिंपल सी बॉल को आपने जमीन पे फेंक के मारा, फिर वो ऐसे जा रही है, 5 मीटर पर सेकंड से दीवार जमीन की तरफ आ रही थी, फिर 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर गई है। बट अगर आप सही में कॉन्सेप्ट समझोगे तो फॉर्मूला होता है ई का वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। बात समझ आई? एक्चुअली में Yes, sir. आप ऐसे समझना, फर्स्ट केस अप्रोच की बात करता हूँ। तो जब वेलोसिटी ऐसे आ रही है 5 से, ये एंगल 30 है ना बेटा, आने वाले समय देखो ये एंगल 30 रहेगा ना। तो जमीन की तरफ कितनी स्पीड से आ रहे हो तुम? बेटा इस 5 के 2 कंपोनेंट है, एक 5 sin 30 डिग्री और एक 5 cos 30 डिग्री।
तो जमीन की तरफ कौन लेके आ रहा है, 5 cos 30 या 5 sin 30? जैसे तुम यहाँ पे हो तो इसके दो कंपोनेंट है, 5 sin 30 डिग्री और 5 cos 30। तुम कॉमन सेंस से बताओ कौन सा जमीन की तरफ लेके आ रहा है? सर 5 cos 30। तो वो बनेगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ना कि 5 नहीं है बेटा, ये है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। उसी तरह जब तुम 4 से जा रहे हो, 4 मीटर पर सेकंड से वापस जा रहे हो, तो सेपरेशन वाली वेलोसिटी बनेगी। अगर मान लो ये एंगल 45 की जगह मैं अल्फा बोल रहा हूँ, 4 cos अल्फा विल बिकम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, 4 sin अल्फा नहीं। मेरी बात समझे, 4 sin अल्फा पैरेलल जाता है ग्राउंड के, दूर कौन लेके जाएगा, 4 cos अल्फा। तो आंसर यहाँ पे हो जाता है ई की वैल्यू सर, ई की वैल्यू होती वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दैट इज 4 cos 45, यहाँ पे 4 cos 45 सेपरेशन वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी अप्रोच। यानी सिंपली बेटा देखो, ये वाली होती है सेपरेशन और ये वाली होती है अप्रोच। अरे कोलिजन कौन कराना चाह रही है, 5 cos 30 ना कि 5। और नीचे क्या आ जाएगा, वेलोसिटी अप्रोच में क्या लिखोगे, 5 cos 30। तो बेटा जो बच्चे को कम आता वो क्या लिखता, वो बोलता सर 4/5 सर, वेलोसिटी सेपरेशन 4 और 5, और वो गलत कराता। आंसर ये सही है। पहला तरीका समझे, पास लाने वाली वेलोसिटी ये है, दूर ले जाने वाली वेलोसिटी। कोई डाउट बेटा यहाँ तक, बेटा समझ आ रहा? नो सर। तो मुझे नेक्स्ट क्लास में आप याद दिलाना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ई पे और क्वेश्चन। ऐसे याद दिलाना सर, ई पे क्वेश्चन कराओ। नेक्स्ट क्लास का एजेंडा पहले ही बता रहा हूँ। दूसरा सर, इनइलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन करेंगे, ठीक है? मुझे याद दिलाना बेटा, ठीक है? यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए। चलो बेटा बाय, मैं क्लास के क्लोज करता हूँ, ठीक है बेटा? Thank you, sir. वेलकम ऑल बेटा, वेलकम ऑल।